अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद। टुडे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स associated with 11th chapter of intermediate from syntax. Let's start to solve the problems. प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें बताया गया है कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट है, जिसको आपने सेल्सियस में बताना है कि कितना होता है। तो उसके लिए हमने डेटा बना ली। डेटा हमें बता रही है कि ये टेम्परेचर है और इसको आपने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करके बताना है। सो सॉल्यूशन हमें मिलेगा कन्वर्जन के फार्मूला से, जो कि ये है, जिसमें अगर आप टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस सब्सटीट्यूट करेंगे फ़ारेनहाइट मिलेगा, फ़ारेनहाइट सब्सटीट्यूट करेंगे आपको सेल्सियस में वैल्यू मिल रहा होगा। तो जब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की 98.4, 32 को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 66.4 इंटू 9/5। जब इसको मल्टीप्लाई किया टेम्परेचर आ गया 36.88 सेल्सियस या अबाउट 37 सेल्सियस। सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि बता रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स कॉन्साइड, कहाँ पे कॉन्साइड कर रहे होंगे, कहाँ पे बराबर होंगे। तो हमने ये पॉइंट ले ली कि भाई दोनों टेम्परेचर आपस में बराबर हों और वही चीज़ हमें मालूम करनी है। सोल्यूशन के लिए फार्मूला हमने वही लिया, सेम फार्मूला है हमारे पास, सेम फॉर्म है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और उसकी बेसिस पे हमने इसमें टी एफ की जगह पे टी सी पुट कर दिया, इस ऊपर वाली कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए। जब हमने वो चीज़ सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब 9 को दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 9TC इक्वल टू 5TC माइनस 32। 5 को इनसाइड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9TC इक्वल टू 5TC माइनस 160 आ गया। अब माइनस करेंगे 5TC दोनों साइड पे, तो इस तरफ हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, यहाँ पे 5TC ख़त्म हो जाएगा। इस तरफ पे हमारे पास 9TC में से 5TC चले गए, बाकी 4TC इक्वल टू माइनस 160। तो 4 से डिवाइड करेंगे TC इक्वल टू माइनस 40। तो माइनस 40 वो टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों एक ही रीडिंग दे रहे होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है कि एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ 0.2 सेंटीमीटर है 30 सेल्सियस पे। आप 60 सेल्सियस पे उसकी लेंथ बताएं। तो हमने पहले इसकी डेटा लिखना शुरू की कि उसकी लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर और टेम्परेचर कितना है इनिशियल 30 सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 60 सेल्सियस है और आपको फाइनल लेंथ मालूम करनी है। तो सोल्यूशन के लिए हमारे पास इक्वेशन मौजूद है लीनियर एक्सपेंशन में से, जो कि फाइनल लेंथ के लिए ये फार्मूला होता है, जिसकी बेसिस पे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। L नॉट का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, अल्फ़ा और डेल्टा टी की वैल्यू। स्टील के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो 1.1 इंटू 10⁻⁻5 है, टेम्परेचर की चेंज 30 है, 0.2। जब इन चीज़ों को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.21 प्लस 0.000033। एडिशन के बाद हमें ये रिजल्ट मिल गया और फाइनली मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें फाइनल लेंथ ये मिल गई 0.2000066 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम आप मालूम करें एक एल्यूमिनियम स्पेयर के लिए जिसका रेडियस हमारे पास 0.4 मीटर है। तो पहले हमने डेटा लिख ली कि 0.4 मीटर रेडियस है और चेंज इन टेम्परेचर 0 से 100 है, मतलब 100 चेंज ऑफ टेम्परेचर है और आपको चेंज ऑफ वॉल्यूम डिटरमाइन करनी है। तो सोल्यूशन के लिए आपके पास वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला V बीटा डेल्टा टी,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बीटा इक्वल टू 3 अल्फा होता है, डेल्टा टी सेम। तो एल्यूमिनियम के लिए जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है वो होती है 2.4 इंटू 10⁻⁵, आर की वैल्यू दी गई है, पाई की वैल्यू दी गई है। ये चीज़ें आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू वॉल्यूम की है, ये 3 ये अल्फा की वैल्यू है, ये चेंज ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें ये रिजल्ट मिल गया और उसके बाद हमें ये रिजल्ट इस साइड पे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिल गया 192 इंटू 10⁻⁵, जिसको हम 0.00192 क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 कह रहा है कि आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड मालूम करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की 800 केल्विन पे। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना है दिया गया है 800 केल्विन, और हमसे पूछा क्या गया है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रेडिकल 3 kT/m। यहाँ पे k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, m मास ऑफ मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे मास ऑफ मॉलिक्यूल सब्सटीट्यूट करेंगे, मास ऑफ एटम नहीं। 3 इंटू ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, ये टेम्परेचर की वैल्यू, ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर इसके इक्वल आ गया, डिनोमिनेटर इसके इक्वल। आफ्टर डिवीजन हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। जब हमने स्क्वायर रूट लिया इसका तो स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 3162 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 5 जिसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपको ये बता रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस मालूम करें। दो टेम्परेचर दिए गए हैं 0 और 50। तो अगर हम डेटा बनाएं, टेम्परेचर हमें जो दो दिए गए हैं, एक है 0 सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, दूसरा है 50 सेल्सियस मतलब 323 केल्विन। मालूम हमें करनी है काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो सोल्यूशन के लिए हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है 3/2 kT। पहले हम 273 केल्विन के लिए मालूम करेंगे, 3/2 सेम है, k की वैल्यू है और ये टेम्परेचर की वैल्यू। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला, जिसको हम रूल्स के मुताबिक एक डिजिट के बाद डेसिमल को लगाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 5.65 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अगर हम 323 केल्विन के लिए लें तो हम टेम्परेचर की वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट इस तरह से मिल जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट है और इसको भी हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6.686 इंटू 10⁻⁻21 जूल। प्रॉब्लम नंबर 5 का बी पार्ट जो कि कह रहा है आप काइनेटिक एनर्जी पर मोल बताएं। वो थी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये पर मोल। यहाँ पे जब हमने पर मोल के हिसाब से डिटरमाइन करनी है तो डेटा हमारे पास वही है, टेम्परेचर 2 है 0 सेल्सियस और 27 जो है 50 सेल्सियस। इसको 0 सेल्सियस को 273 लिखा और 50 सेल्सियस को हमने 2323 लिखा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम करनी है तो उसके लिए सोल्यूशन हमारे पास ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल का मकसद है कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं, दो की नहीं, 6.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। तो हमने वो जो 6.02 इंटू 10⁻23 है वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो Na इंटू के हमारे पास हो जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 3/2 R इंटू टी। तो अब जस्ट हम R और T की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। R की वैल्यू और T की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की, जिसके बाद हमें आंसर मिल गया 3404.5 जूल पर मोल। ये आ गया इस टेम्परेचर के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो हम अगर 323 के लिए डिटरमाइन करेंगे तो 323 के लिए हमने वो टेम्परेचर सब्सटीट्यूट कर दिया
मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें रिजल्ट मिल गया 4028 जूल पर मोल। सो दीज आर दी काइनेटिक एनर्जीज पर मोल फॉर द आइडियल गैस एट दीज टेम्परेचर्स। प्रॉब्लम नंबर 6 हमें बता रहा है कि एक आयरन का ब्लॉक है 2 kg, जिसको हमने इस टेम्परेचर पे फर्नेस में हीट किया और उसको फिर एक लार्ज ब्लॉक है आइस का 0 सेल्सियस पे उस पर प्लेस कर दिया। इसलिए प्लेस किया कि वो अपनी हीट जो है सारी की सारी आइस को दे ताकि वो मेल्ट हो। तो आपको ये बताना है कि कितनी आइस मेल्ट हो पाएगी। अगर ब्लॉक सारी की सारी एनर्जी दे देता है, कितनी आइस जो है ना वो मेल्ट हो सकेगी। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखनी है, जब ब्लॉक ऑफ आयरन जो है वो अपनी हीट देता जाएगा तो उसका टेम्परेचर लोअर होता जाएगा, लेकिन आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तब तक जब तक वो कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती। तो आइस के लिए वही हीट लेटेंट होगी और ब्लॉक के लिए वही हीट स्पेसिफिक होगी। तो हम कहेंगे कि हमें ये डेटा दी गई है, मास ऑफ ब्लॉक दिया गया है जो कि 2 kg है, टेम्परेचर की चेंज 650 है, मास ऑफ आइस हमें मालूम करना है। सोल्यूशन के लिए हम लेते हैं कि जो जितनी हीट मेटल ब्लॉक दे रहा होगा उतनी आइस एब्जॉर्ब कर रही है। तो ब्लॉक के लिए स्पेसिफिक हीट का फार्मूला और जो आइस है उसके लिए लेटेंट हीट का फार्मूला। ये स्पेसिफिक हीट के फार्मूला से हमने इक्वेशन बना ली, ये लेटेंट हीट के फार्मूला से। तो यहाँ पे एम आई मालूम करना है, एल एफ हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो एम आई की वैल्यू हमारे पास मिल गई सी एम बी डेल्टा टी ओवर एल एफ। जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द आयरन, मास ऑफ ब्लॉक, चेंज इन टेम्परेचर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर द आइस, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है 1.929 या 1.93 kg कि अगर ब्लॉक सारी की सारी अपनी हीट दे देता है तो उसके बाद वो जो हीट है वो आइस के तकरीबन 2 kg को मेल्ट कर पाएगी, मीन्स 1.9 kg को मेल्ट करेगी। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या रहा है कि एक प्रोसेस के अंदर 400 जूल हीट सिस्टम को सप्लाई हो रही है और उसी वक्त 150 जूल वर्क भी हो रहा है। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की चेंज आप बता दें। तो डेटा हमने यही बनाई, तीनों चीज़ें हम लिखेंगे कि हीट की अमाउंट 400 जूल है, वर्क की अमाउंट 150 जूल है और इंटरनल एनर्जी की चेंज हमसे पूछी गई है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की है 400 माइनस 150, तो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 250 जूल। तो इस प्रोसेस के अंदर 250 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। प्रॉब्लम नंबर 8 कह रहा है कि देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बाय 400 जूल। 400 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, 800 जूल आपको वर्क मिल रहा है। तो आप ये बता दें कि इस प्रोसेस को हीट कितनी सप्लाई हो रही है। तो अगेन हम डेटा पॉइंट्स बनाएंगे कि भाई इंटरनल एनर्जी की चेंज इतनी है, वर्क की अमाउंट हमें 800 जूल मिल रही है, अब हमें डेल्टा क्यू मालूम करनी है। तो हमने फर्स्ट लॉ को लिखा इस वे में कि डेल्टा क्यू मालूम हो सके, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दोनों की वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की, 400 जूल 800 जूल। तो हमारे पास हीट की अमाउंट आ गई 1200 जूल। सो ये 1200 जूल उस सिस्टम को हीट सप्लाई हो रही है। प्रॉब्लम नंबर 9 कह रहा है कि एक हीट इंजन है जो 200 जूल वर्क परफॉर्म करता है हर साइकिल के अंदर, जबकि उसकी इफिशिएंसी 20% है। हर साइकिल के लिए आप ये बताएं कि वो हीट एब्जॉर्ब कितनी करता है और वो हीट एक्सपेल कितनी करता है। तो उसके लिए डेटा में हमने यही चीज़ें लिखी कि एफिशिएंसी 20% है, वर्क इतना दे रहा है। तो आपको Q1 और Q2 दोनों चीज़ें मालूम करनी है। ये Q1 भी मालूम करनी है, Q2 भी मालूम करनी है। सोल्यूशन के लिए पहले हमने लिखा कि एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो उसको हमने रीअरेंज किया।
इनपुट इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो आउटपुट की वैल्यू हमें मालूम है 200 जूल है, एफिशिएंसी हमें मालूम है 0.2 है, तो 1000 जूल ऑफ हीट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब अगर हम जो हीट एक्सपेल हो रही है उसकी डिटर्मिनेशन करें तो वो इनपुट माइनस आउटपुट होगी। इनपुट की वैल्यू हमें मालूम हो गई 1000 जूल, आउटपुट की वैल्यू 200 जूल है, तो हीट जो एक्सपेल हो रही है दैट इज 800 जूल। सो प्रॉब्लम नंबर 10 कह रहा है कि एक हीट इंजन है जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं उस सूरत में कि उसकी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 25 सेल्सियस है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर 300 सेल्सियस है। तो आप मैक्सिमम इफिशिएंसी बताएं। तो टेम्परेचर को हम पहले तो केल्विन स्केल में लिखेंगे कि जो हमारे पास हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर 573 हो गया केल्विन में, और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 298 हो गया। हमें इफिशिएंसी मालूम करना है। तो इफिशिएंसी के लिए कार्नोट हीट इंजन मैक्सिमम इफिशिएंसी देता है, तो इस वजह से हम वही इफिशिएंसी की फॉर्म ले रहे हैं, इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। तो हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किए। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हम 298 को 573 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा 0.52। जब 0.52 1 में से माइनस करेंगे रिजल्ट आएगा 0.48। 48 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 48%। सो दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन। प्रॉब्लम नंबर 11 कह रहा है कि एक कार्नोट हीट इंजन है जिसका कोल्ड रिजर्वायर 7 सेल्सियस पे है, ये कंफर्म है 7 सेल्सियस बस, और उसकी इफिशिएंसी इनिशियल में 40% है। और फिर हम क्या कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि उसकी इफिशिएंसी 50% हो जाए। बाय हाउ मच डिग्रीज टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज्ड। हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाहिए अगर हम 40 से 50 सेल्सियस 40% से 50% इफिशिएंसी चाहते हैं। तो उसके लिए हमें पहले 40% के केस में भी हॉट बॉडी का टेम्परेचर चाहिए होगा, 50% के केस में भी, तो फिर हम डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो हम डेटा लिख रहे हैं कि हमारे पास जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है 280 है, एक इफिशिएंसी 40% है, दूसरी इफिशिएंसी 50% है। तो सोल्यूशन हमें इफिशिएंसी के फार्मूला से ही मिलेगा कि हम कितना जो है ना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इफिशिएंसी 40 से 50 बनेगी। उसके लिए हमने इफिशिएंसी का फार्मूला थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया कि T1 इक्वल टू T2 1 माइनस इफिशिएंसी। तो अब इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, पहले 40% के लिए फिर 50% के लिए। जब 40% के लिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे T1 इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, तो ये आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 0.6। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 466.66। तो अब आप यही चीज़ 50% के लिए करेंगे। जब 50% के लिए करेंगे तो 50% के लिए आपके पास T1 इक्वल टू T1 आपने लिया 298 सेम लिया, आपने 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी बचेगा 0.5। जब आप 280 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 560। तो अगर 50% इफिशिएंसी हमें चाहिए तो उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, 40% के लिए इतना होना चाहिए। तो हम कहते हैं अगर हम 40 से 50 जाना चाहें तो मतलब 50 वाला टेम्परेचर 50% वाला टेम्परेचर माइनस 40% वाला टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चेंज ऑफ टेम्परेचर आ जाएगी। मतलब अगर आप 40 से 50% तक स्विच करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर उसका बढ़ाना पड़ेगा 93.4 केल्विन फॉर द हॉट बॉडी। तो वो कार्नोट हीट इंजन अपनी इफिशिएंसी 40% से बढ़ा के 50% कर लेगी। So these are the problems that are associated with chapter number 11, heat of syntax board.
intermediate second year. So for further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.